नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ रहा हूँ। अभी ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये सेशन हम लोग चला रहे हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और संविधान की जो क्लासेस हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें और एग्ज़ाम में अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अभी जो इससे पहले हमने अब एक वीडियो बनाया है, उसमें संविधान के महत्वपूर्ण भागों के बारे में बताया है कि एग्ज़ाम में जो सीधे-सीधे आपके जो पूछे जाते हैं कि संविधान में कौन-कौन से भाग हैं, किस भाग में क्या है, इन सब चीज़ों को जो पूछा जाता है, तो उन चीज़ों पे हमने वहाँ पर एक वीडियो बना दिया है। अब जो अगला है, वो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। टॉपिक हमारा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो सबसे पहले जानिए संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395। मूल संविधानों में उसके अनुच्छेदों की संख्या थी 395, 395। और वर्तमान में भी इतनी ही है। वर्तमान में भी अंतिम संख्या के रूप में इतनी ही है। यानी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 395। आगे देखिए क्या है कि संविधान हमारा लगातार संशोधित होता रहा और वर्तमान में 105 संविधान संशोधन कर दिए गए। अब जब संविधान संशोधन होगा तो उन संशोधनों को किसी न किसी अनुच्छेद में, उसके क्लॉज के रूप में, उपबंध के रूप में, उपखंड के रूप में उसे जोड़ा जाएगा। तो जब हम शुरुआत से काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो इनकी संख्या 400 के ऊपर चली जाती है। 470 हैं। बात समझ में आई? तो एग्ज़ाम में अभी मैं पेपर सेट देख रहा था प्रीवियस ईयर के, तो एक एग्ज़ाम था बिहार का, तो उसमें प्रश्न आया था कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। ना तो उसमें 395 था और ना तो 470 था। उसमें ऑप्शन जो था वो लिखा था 400 से अधिक, और वही ऑप्शन करेक्ट था। तो थोड़ा सा आपको अपने विवेक का भी यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा ताकि आप प्रश्नों को आसानी से कर सके। चलिए, तो इसको सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, ये सेशन महत्वपूर्ण है। क्योंकि चाहे आपका पीटी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम स्टेट का वनडे लेवल का हो, यहाँ पर संविधान में अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि इस अनुच्छेद में क्या है, संविधान के इस अनुच्छेद में या इस आर्टिकल में क्या है। ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए सेशन बनाया गया है आपके लिए। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं। तो पहला देखिए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, इसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा जिसका राज्य क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र, संघ शासित राज्यों का क्षेत्र और वे क्षेत्र जिसे भविष्य में कभी भी सरकार द्वारा अर्जित किया जा सकता है, सम्मिलित है। यानी यहाँ पर नाम में दो नाम हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। भारत, एक इंडिया, दूसरा भारत। राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र, एक स्टेट, एक यूटी, और भविष्य के वे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय क्या किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, वे क्षेत्र आते। अब यहाँ पर 2 आर्टिकल और भी हैं, अनुच्छेद 2 और 3। आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3। 2 में कहा गया है प्रवेश और गठन, प्रवेश और गठन। 3 में है राज्यों का पुनर्सीमन, पुनर्सीमन, राज्यों का पुनर्सीमन। आर्टिकल 2 कहता है संघ की संसद को यह अधिकार है कि वह जो चाहे नियम और शर्तें बनाकर भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और गठन करा सकती है।
आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, उनको विभाजित करके, उनको संयुक्त करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और ये सब है आपका भाग 1 से संबंधित। तो बात समझ में आई? ये आर्टिकल आपका 1 हो गया। आर्टिकल 13 एग्जाम में कई बार इसको देखने को मिला है, पूछा गया है। कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि वे विधियां, वे कानून जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी या वहां तक समाप्त होंगी जहां तक वह मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं। तो आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी या वहां तक समाप्त हो जाएंगी जहां तक वो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता है। ये भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। अगला देखिए अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 भाग 3। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 भाग 3। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता, ये दो चीजें हैं वहां पर। तो यहां पर विधि के समक्ष समानता, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है वो निषेध है। राज्यों का को ये निर्देश है कि वह धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। समानता का अधिकार। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। भाग 3 मूल अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में जो अवसर होंगे उनमें समानता। लोक नियोजन के विषयों के अवसर में समानता। सभी को जो लोक नियोजन के विषय हैं उनमें समान अवसर और समानता देनी पड़ती है। आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17, ये एग्जाम में कई बार ये फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत। छुआछूत को प्रतिषेध किया गया। अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत की मनाही है, प्रतिषेध है वो, निषेध है वो। तो आर्टिकल 70 अस्पष्टता का अंत, अनटचबिलिटी, ध्यान रखिएगा इसको। आर्टिकल 19 बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 कहता वाक स्वतंत्रता आदि का विषय कुछ अधिकारों में संरक्षण। बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, सब में स्वतंत्रता दी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। संगठन बनाने का अधिकार, बिना हथियारों के प्रोटेस्ट करने का अधिकार, ये सब अधिकार इसमें आते हैं। तो आर्टिकल 19 आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए ये मूल अधिकार का है। इसमें जब हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा रहे होंगे तब आपको इसमें बताएंगे कि इस आर्टिकल में क्या है कि स्वयं की गवाही नहीं दे सकते, और जो प्रीवियस विधियां बनी हैं उनके आधार पर आप कोई को भूतलक्षी विधियों के आधार पर उनको आप दंडित नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसको हम विस्तार पूर्वक अपने उस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन जीने का अधिकार बहुत विस्तृत है। समय समय पर न्यायपालिका द्वारा इसमें बहुत से बिंदु जोड़े गए हैं, जैसे स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, यात्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सारे चीजें समय समय पर इसमें जोड़े गए हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 का एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। 21, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष राज्यों का ये कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। ये उनका अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का अधिकार 86 संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। पहले ये मूल उसमें पहले ये डीपीएसपी में हुआ करता था, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बाद में इसे बनाया गया है 21 का के अंतर्गत मूल अधिकार, बाद में इसे मूल अधिकार बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 25, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार में यह आता है धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, जिसे आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं, भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, सभी धर्मों को समान अवसर यहाँ पर प्राप्त है। तो उसी के लिए आर्टिकल 55 है। अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार, अपने धर्म को मानने, स्वीकार करने, प्रचार करने और उसकी पूजा करने, यानी उसकी पद्धति, इन सब की सभी लोगों को, सभी धर्मों को क्या मिली है? स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी की जाती है। कौन रिट जारी करता? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी करते हैं, और इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचार। तो प्रश्न ये बात बहुत बार बनी, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। बाकी लोगों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला है। अनुच्छेद 40, रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पाठ है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, बाद में इसे 73वें संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। ध्यान रखिए, डीपीएसपी, पहले ये डीपीएसपी में था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, अनुच्छेद 40, बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला और भाग 9 में इसे जगह मिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अनुच्छेद 43 का ये एक बार कहीं देखने को मिला है, सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन अनुच्छेद 43 खा में। अनुच्छेद 44, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट देखने को मिला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले दिनों में इसको लेकर कई राज्यों में विवाद हुआ था, कई राज्य लागू करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर के दृष्टिकोण में भी ये चीज बात होगी। आप जब पेपर पुराने पे पढ़ेंगे जो दिन, तो उसमें आप देखेंगे कि ये मैटर बीच में कई राज्यों में था, समान सिविल संहिता वाला। तो आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ध्यान रखिएगा इसको, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। देखिए, ये
संविधान संशोधन के बाद इसको 21 काम में जगह मिली, और यहां पर और वहां पे अंतर इतना है कि इसमें 6 से 14 वर्ष है, यहां पर उससे कम आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो यहां पर 45 को न्यायालय लागू नहीं करा सकता क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन मूल अधिकार बनने के बाद वो न्यायालय द्वारा परिवर्तित या लागू करवाया जा सकता है। फिर है 50, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी के स्टेट एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, न्यायपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, डीपीएसपी का पार्ट है भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का यह भाग में आता है, भाग 4 में आता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निर्देश, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर है आपका अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य एग्जाम में बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य भाग में ही मैंने इसको बताया था 4A। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। अगला है अनुच्छेद 61, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहां पर जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर सेट लगा के देखिए, उसमें यहां से प्रश्न मिलेंगे आपको। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई, अमेरिका के संविधान से। किसका, कौन से भाग में आएगा, भाग 5 यूनियन, भाग 5 यूनियन में राष्ट्रपति के अध्याय में ये आता है, आर्टिकल 61 आता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है संविधान का अतिक्रमण करने के लिए। किस लिए लगता है, संविधान का अतिक्रमण करने के लिए। यह संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अनुच्छेद 72 बहुत बार एग्जाम में, 72 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में एक तो आर्टिकल 143, आर्टिकल 72 और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति दंडित व्यक्ति, जो विधियों द्वारा दंड दिया गया, जिसे न्यायालय ने दंडित किया है, किसी भी अपराध में दंड दिया है, तो उस दंड को क्षमा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्षमा करेगा, उसका नेचर परिवर्तित कर देगा, उसके समय सीमा को कम कर देगा, ये सब चीजें हैं। तो क्षमा उसमें से एक बिंदु है कि राष्ट्रपति क्षमा कर दे, बिल्कुल अब तुम्हारी सजा खत्म, लघुकरण कर दे, ऐसी चीजें यहां पर विद्यमान है। इसी में आपको देखिएगा मृत्युदंड, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा करता है। सैन्य अदालत द्वारा जो दंड दिए जाते हैं उनको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, उनको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो इस चीज को अध्ययन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह दे और सहायता देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद होगी, और राष्ट्रपति को उसी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा, वो बाध्य है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। आगे देखिए आर्टिकल 75 है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर के मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह आर्टिकल 75 में है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हुआ था, आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, किसका, प्रधानमंत्री का, कि वो राष्ट्रपति को क्या देगा, जानकारी देगा, जिस भी विषय पर वो मांगे।
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी देगा जिस भी विषय पर वो जानकारी मांगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट है। बजट, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। राष्ट्रपति बजट को संसद में रखवाता है। राष्ट्रपति वार्षिक बजट को संसद में रखवाता है। इसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है बजट। यहां पर एक दो आर्टिकल और हैं, जैसे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ये हालांकि मैंने जब राष्ट्रपति का टॉपिक कराया है भी आपकी पेट की क्लास में, उसमें कराया है इसको, तब भी यहां पे देख लीजिए। आर्टिकल 53 कहता है संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा और वह उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 123, अनुच्छेद 123 संसद के विशांति, यहां पे विशांति, विशांति काल में अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 में क्या? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाएगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है या दोनों में से एक सदन सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अगर ऐसी संभावना है कि हमें तत्काल किसी विषय पर कानून चाहिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के द्वारा बनाए गए कानून की भांति ही लागू होगा। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पे अध्यादेश जारी कर सकता है जिसपे सॉरी जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। बात समझ में आ रही है? और जब दोबारा संसद बैठेगी अपनी बैठक में, तो अध्यादेश को संसद के अनुमोदन के, दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु उस परामर्श को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की यह न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति की यह जुडिशियल पावर है। ध्यान रखिएगा इसको। आर्टिकल 155 बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वह उसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर आसीन रहता है। तो 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, ये इसकी न्यायिक शक्ति है। राज्यपाल दंडित व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, परंतु वह मृत्युदंड और सैन्य अदालतों के दंड पर कोई पावर नहीं रखता है। मृत्युदंड और सैन्य अदालतों के दंड पर उसकी कोई भी पावर नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। आगे बढ़िए, देखिए आर्टिकल 167, आर्टिकल 167
जैसे 78 में क्या है, आर्टिकल 78 में क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराए जिस भी विषय पर वह चाहता है, जिस भी विषय पर वह चाहता है। तो उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी यह है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को जानकारी दे जिस भी विषय पर वह चाहता है। अनुच्छेद 169 एग्जाम में बहुत बार आया है। राज्य, ये ध्यान रखिए, राज्यों में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के निर्माण और समापन, विधान परिषद के निर्माण और समापन की के बारे में कहता आर्टिकल 169। देखिए यहां पर विधान परिषद इकलौता ऐसा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता परंतु उसका समापन हो जाता है। अगर प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा सदन है जो विघटित तो नहीं होता है परंतु उसका समापन हो जाता है, तो वह विधान परिषद है। और विधान परिषद के निर्माण और उसके समापन की शक्ति किसमें निहित है? भारत की संसद में यह निहित है। अगला है 213। 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, लेकिन 213 में राज्य विधान परिषद या विधानसभाओं के संबंध में यह शक्ति राज्यपाल को, कि जब विधानमंडल सत्र में नहीं है तब राज्यपाल क्या करता? अध्यादेश जारी कर सकता है। 226 हाई कोर्ट की रिट, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। 249 आर्टिकल 249 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में उन्हें राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर देती है, तो संसद को यह शक्ति मिल जाती है। 249 कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा यदि ऐसा प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित के महत्व का विषय घोषित कर देती है, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए 280 आर्टिकल 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, बाद में इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये 300 का में है, सॉरी 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 में यह है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव पारित कर देती, संसद को यह अधिकार मिल जाता कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करे। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 लोक सेवा, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। जैसे आपके लिए संघ के लिए यूपीएससी है, वैसे स्टेट के लिए अलग अलग हैं। हर स्टेट का अपना एक नाम, कैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस है, पीएससी है, वैसे बीपीएससी है, यूकेपीसीएस है, ऐसे चीजें बनी। वो राज्यों के लिए क्या करती हैं? उनको रिक्रूटमेंट करती हैं। और संघ के लिए यूपीएससी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण 324 324 इंपॉर्टेंट है। क्या है? निर्वाचन आयोग है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। 330 लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है? आरक्षण की बात कही गई है। अगला देखिए आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग, नेशनल एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, मातृभाषा में जो उनकी मदर टंग है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मदर टंग है, उसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर या होने की संभावना होने पर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या स्वतः संज्ञान से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल 360, जब देश की साख खतरे में हो या वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति द्वारा क्या है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। आगे देखिए 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता। राज्य अगर 365 को आधार बनाया जाता है, 365 को आधार बनाकर आपका ये जो है राष्ट्रपति शासन वो लगाया जाता है। क्या कहता है 365, देखो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता, राज्य असफल हो गया यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। अगला देखिए 368 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, बहुत बार एग्जाम में आया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 368 से संबंधित है, अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अगला देखिए अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और संघीय कार्यपालिका में यह सम्मिलित है। ठीक है, अनुच्छेद 76। अगला देखिए अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 क्या कहता है, संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान और भंग करना। यहां पर लोकसभा लिखा बेटा, लोकसभा होगा, संसद कभी भंग नहीं होती, उसमें लोकसभा भंग होती है। तो संसद के सत्र को आहूत करना, उसके सत्र का सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, ये सब कार्य किसके हैं, ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास विद्यमान हैं और ये आर्टिकल 85 में आता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला देखिए अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 क्या है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या उसे महाभियोग द्वारा उसके पद से वंचित कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला देखिए आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे ही कैग कहते हैं, CAG कहते हैं। इतनी बात समझ में। देखिए सारे लगभग आपके देख रहे हैं जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये आर्टिकल एग्जाम के में पूछे गए भी हैं और दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पढ़िए। अगला देखिए अनुच्छेद 165 महाअधिवक्ता, अनुच्छेद 165 महाअधिवक्ता, जैसे आर्टिकल 76 में क्या है, आर्टिकल 76 में यह है कि वहां पर महान्यायवादी है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका में महाअधिवक्ता होता है, यह आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है, राज्य विधानमंडल का गठन है आर्टिकल 168 में। आर्टिकल 170 में क्या है, विधान सभा है, विधान सभा है।
तो ये आपके आर्टिकल देखा आपने, यहाँ पे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। कुछ आर्टिकल्स और भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। आर्टिकल अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। आगे आर्टिकल 117 में बच्चा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आर्टिकल 368 हो चुका है। 114 में है विनियोग विधेयक। आर्टिकल 114 में है विनियोग विधेयक। तो इस प्रकार के जो आपके आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया आपके। आप देखिए यहाँ पर लगभग सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे। बाकी जो आर्टिकल्स आपके बच रहे हैं वो जब हम आपको लेक्चर, आपका टॉपिक वाइज जो वीडियो चल रहा है, जैसे अभी हम आपको लोकसभा के बारे में बता चुके हैं, राज्यसभा के बारे में बता चुके हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में बता चुके हैं, जैसे उनमें आपको हम हर एक आर्टिकल पे चर्चा करते हुए चलते, हर एक आर्टिकल के बारे में बताते हुए चलते हैं। जो आर्टिकल वहाँ पर भी आते हैं यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, कुछ कॉमन है, कुछ सिर्फ वहाँ बताए गए हैं, वो यहाँ नहीं बताए गए हैं। लेकिन ये जो आपने जो आज का ये सेशन था, आज का जो क्लास है, इसमें आप देखिए उन बिंदुओं पे ही मोस्टली फोकस किया गया जो आर्टिकल आते हैं या आने की संभावना है। एग्जाम में अब ये नहीं हो सकता कि हम पूरे के पूरे आर्टिकल्स आप याद कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो उन आर्टिकल्स तो कम से कम ध्यान में रख सकते हैं जो आर्टिकल बार बार पूछे जा रहे हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन चीज़ों को यहाँ पर कोशिश करने का प्रयास किया गया है और वो चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। अगली जो हमारी क्लास है उसमें देखिए 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक तो बच रहा है संविधान संशोधन, और दूसरा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? एक बच रहा है संविधान संशोधन और दूसरा बच रहा है अनुसूचियां। दूसरा क्या बच रहा है? अनुसूचियां। ये 2 टॉपिक हमारे हैं जिसमें सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। बाकी हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जहाँ थ्योरिटिकल क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं इक्का दुक्का, तो उन क्वेश्चनों का हमारी जो सीरीज चल रही है, कार्यपालिका पार्ट 1, कार्यपालिका पार्ट 2, विधायिका पार्ट 1, विधायिका पार्ट 2, अभी न्यायपालिका आपको मिल जाएगी, वो वीडियो आपको मिल जाएगा जितनी जल्दी हो सकेगा। तो इस प्रकार से हम उन चीज़ों को कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके प्रश्न हो जाएं। इसे हम टेलीग्राम वाला जो आपका चैनल है हमारे यूज़ का, उस चैनल पे हम इसको डलवा देंगे। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आने की संभावना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है यहाँ से, क्योंकि ये जो सेशन बना है ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे थे या वहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन आया है वहाँ से, तो उसके आर्टिकल को यहाँ मेंशन कर दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब अगला जो हम क्लास लेंगे वो इन्हीं चीज़ों पर रहेगा, अनुसूचियों पर रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।